ये आज हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर 1 होगा और हम यहाँ पर सीयूटी का जो जनरल टेस्ट होता है उसके मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है तो मैं उनको स्पेशली ध्यान में रख कर इन लेक्चरों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले साल के आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता जा रहा हूँ कि जिससे आपको ये पता लगे कि आपको जो मैथ पढ़ना है उसका लेवल आपको कितनी डेप्थ तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही आइडिया नहीं है तो फिर आप वो प्राइवेट सीरीज वाला के चक्कर में फंस जाओगे और फिर आपको वो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कराएँगे कि उनका कोई मतलब नहीं बनता है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता जा रहा हूँ कि जिससे आपको पता हो। और मैं यहाँ पर जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि उन बच्चों के लिए वो जो कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या जिनका मैथ कमज़ोर होता है, तो मैं स्पेशली उनको यहाँ पर ध्यान में रख के ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जैसे आपको पता है कि सीयूटी का एग्ज़ाम 3 सेक्शन में कराया जाता है। एक सेक्शन लैंग्वेज का होता है, दूसरा हमारे यहाँ पर डोमेन का होता है और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है अब वो इसको बदल दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक ही बात है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया। जैसे मैं पहले कह रहा था कि सिलेबस में हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी बदलाव नहीं हुआ, बस नाम ही चेंज हुआ है। देखो, बदलाव होता है तो बहुत टाइम पहले बता दिया जाता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर आपके थोड़े से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे और आपकी जो कैलकुलेशन है कुछ ठीक होनी चाहिए। अदरवाइज देखो, बेसिक क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपकी जो कैलकुलेशन वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैं ये करा देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर समस्या और बढ़ सकती है। तो एक सेकेंड। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ कोई अच्छा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद में देखो, ये जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है, आपने फ्रैक्शन पढ़ा हो, ये उसी के जैसा होता है। जैसा आपने आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, तो फ्रैक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा लिखा होता है 3/4 और कुछ ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि 5/3, ऐसा कुछ होता है। तो आप इसको, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में ये इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और मैं आपको एकदम जो एक सिंपल सी बात जो समझाया जाता है उसी से मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप समझ जाओ। तो आप इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो ये जो दो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिए, इनको बोलते हैं हम रेशियो। और इसको जैसे 3:4 है, इसको ऐसे रीड किया जाता है 3:4। तो ये जो दो साइन है इसको हम रेशियो पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हो गया रेशियो। तो क्या एक यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, तो क्या फ्रैक्शन और रेशियो एक ही बात है? हाँ जी, बिल्कुल एक ही बात है। बस आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे सोच रहे हो, ये मैटर करता है। ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन है इसमें मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं यहाँ पर इम्प्रॉपर है प्रॉपर है उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं। तो ऊपर वाला जो होता है आपका न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5:3? ठीक है, तो ये बीच में जो दो मैंने डॉट लगा दिए, ये जो जो डॉट मैंने यहाँ पर लगाए, ये ही हमारे पास रेशो के साइन होते हैं। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा 5:3। ये ऐसे इसको रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये रेशियो की बात हो गई। अब हम यहाँ पर प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं कि ये तो रेशियो हो गया। ठीक है, रेशियो वाली बात हो गई। यहाँ पर हम रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो में क्या होता है, दो नंबर होते हैं, एक ऊपर लिखा हो और एक नीचे लिखा होता है, दैट इज द रेशियो। अब प्रोपोर्शन के में देख लेते हैं कि भाई प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो, प्रोपोर्शन भी ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शन कोई बहुत मुश्किल होता है, प्रोपोर्शन आसान होता है। जैसे प्रोपोर्शन के अंदर दो रेशो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर है यहाँ पर, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस नंबर को प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के अंदर आप क्या काम करोगे, दो नंबर लोगे। जैसे मैंने अभी पीछे दो नंबर लिए, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक 3/4 है, एक रेशियो हो गया। और दूसरा रेशियो मैं ले लेता हूँ 5/7, ये ले लेता हूँ। अगर आपने इन दोनों रेशियो को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, एक रेशियो हो गया, दूसरा रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट रेशियो हो गया और दूसरा हो जाएगा ये सेकंड रेशियो। तो अगर इन दोनों रेशियो को मैं एक दूसरे के इक्वल कर दूं, इक्वल करने का मतलब तो इनके बीच में इक्वल का साइन लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें बोलूंगा, या तो मैं ऐसा बोलूँ दो फ्रैक्शन को एक दूसरे के इक्वल कर दो। ठीक है, तो हम बोलेंगे वो दोनों के दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शन। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें होती हैं जो मैं
ज़्यादा उनके डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो डिफरेंसेस होते हैं थोड़े बहुत, तो वो हम सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। तो हम इसको अगर प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो प्रोपोर्शन को ऐसे लिख दिया जाता है। ये पहला जो फ्रैक्शन है 3/4, तो इसको ऐसे लिखो 3/4, और ये जो बीच में इक्वल का साइन है ऐसे लगा दिया जाता है। ये जो मैंने इक्वल की जगह तो ऊपर 2 डॉट नीचे 2 डॉट लगाए हैं, 4 डॉट लगा दिए, तो यही प्रोपोर्शन का साइन है। और दूसरे फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख दो 5/2। तो ये जो मैंने यहाँ पर साइन लगाया, ये ही हमारे पास प्रोपोर्शन का बताता है कि 2 नंबर हमारे पास प्रोपोर्शन में है। अब ये प्रोपोर्शन में पता लग गया हमको। बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि भाई कैसे सॉल्व किया जाता है ये जो क्वेश्चन होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन वाले। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ थी जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कुछ, जैसे अगर मान लो कोई नंबर लिखा है A/B, और फिर प्रोपोर्शन का साइन, और यहाँ पर C/D, तो इनको, इनके कुछ नाम हैं जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपसे मतलब थोड़े घुमा-फिरा कर बात करता है। तो ये जो लिखा है A, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल, ठीक है? और ये आपका सेकंड प्रोपोर्शनल, ठीक है? इसको हम बोलेंगे दैट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये आपसे बहुत कम चांस है कि इस टाइप के जो है पूछे वो। उनको भी सीयूटी वालों को भी पता होता है कि बच्चों का मैथ वीक होता है, सभी बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, तो पेपर किस टाइप का बनाना चाहिए उसको ध्यान देते हैं। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ प्रपोर्शनल। समझ गया? तो इनको नाम दिए जाते हैं इनके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ है जिसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर और सुनो, ये जो ए है ना, ए और डी, इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स भी बोलते हैं, या तो आप सीधा इसको बोलो एक्सट्रीम्स, ठीक है? एक्सट्रीम्स, या तो इनको आप सीधा बोलो कि ये एक्सट्रीम्स है, या फिर बोलो एक्सट्रीम टर्म्स, एक्स एक्सट्रीम टर्म्स। और ये जो दो नंबर बचे बी सी, बी एंड सी, इनको बोला जाता है मीन्स, ठीक है? या फिर आप इसको बोल सकते हो मिडल, मिडल टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो हो सकता है कि यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, सीयूटी के अंदर कभी भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब जो एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं उनका प्रोडक्ट कर दो। एक्सट्रीम कौन कौन सी थी? ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू, इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले का जो यूज है वो काफ़ी होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी एक और चीज़, अभी मैं नेक्स्ट वाली आपको जो स्लाइड है उसको बताता हूँ। नेक्स्ट देखो ये क्या है, इसमें एक हमारे पास यहाँ पर होता है कि कभी अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हो, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, देखो नाम तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछे जाएंगे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, पर कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, मतलब उन पर बेस्ड क्वेश्चन छोटे छोटे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, मैं यहाँ जरा बताता हूँ। मैंने दो रेशो को एक दूसरे के इक्वल करा, रेशो बी, और यहाँ पर ये किया था, इक्वल का साइन लगाया था मैं। चलो प्रोपोर्शन का साइन लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये C/D, तो ये लिखा हुआ था। अब क्या होता है कि ये जो दोनों टर्म है ना, बी और सी, ये दोनों एक जैसी हो जाती हैं। तो अगर ऐसा है किसी भी दो रेशों के अंदर एक जैसी हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं, तब हम ऐसे जो प्रोपोर्शन होता है उसको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बोलने लगते हैं। मतलब A/B, B/C, आप समझ रहे हो? तो इसी को, ये इसको अब देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि A/B इक्वल टू B/C, ये लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A मल्टीप्लाई C और B मल्टीप्लाई B, तो इसको आप B स्क्वायर लिख सकते हो, और इधर आ जाएगा AC।
तो आप क्या काम करोगे, क्या बी से स्क्वायर हटाकर ए सी को लगा सकते हो। तो देखिए ये हमारे पास, समझ गए हो। तो इस केस में अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो यहाँ पर ए को तो हम बोलेंगे दैट इज द, इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला जाता है, फर्स्ट फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और ये जो बी है ना, बी को यहाँ पर ये जो इसका नाम दिया जाता है आपको, मीन्स प्रोपोर्शन निकाला जाता है कि भाई आप जो है इसका आपको मीन प्रोपोर्शनल बताइए आप, तो इसको मीन प्रोपोर्शनल बोला जाता है यहाँ पर बी को, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। तो थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया है इसके यहाँ पर, सेकंड प्रोपोर्शनल की जगह मीन प्रोपोर्शनल। और सी जो है यहाँ पर ये जो है थर्ड प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। आप ये सोचो, ये जो बी था सेकंड प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर इसका नाम मीन प्रोपोर्शनल दे दिया, ये थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब ये सिंपल सी चीजें थी, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको मुश्किल लग रही होगी यहाँ पर, ये जो ये मुश्किल लग रहा होगा बी, तो कि भाई इसको सेकंड प्रोपोर्शनल, अब उसने नाम बना दिया है है ना। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसके वो मैं आपको उस क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर मुझे शायद ये वाला क्वेश्चन अभी, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। तो ये 2000 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 2023 में या 24 में, सी नहीं 2023 का क्वेश्चन है ये, 2000 सी यू टी में 2023 में पूछा था। देखिए, मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 and 64, तो समझो क्या कह रहा है। ये कुछ कह रहा है कि भाई आपके पास ना कुछ ऐसा है, चलो ठीक है, ऐसा है कुछ, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, इक्वल का साइन ही लगा देता हूँ, कुछ समझने की कोशिश करना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो जैसे मैंने बताया ये ऐसा आ जाएगा। तो ये जो नंबर लिखा है, ये वाला नंबर बी, ठीक है, ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है बी, इसी को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन है। तो ये जो मीन प्रोपोर्शन है ये दो नंबरों के बीच में निकलता है। कौन कौन से दो नंबर, एक तो ये 4 और यहाँ पर एक 64। तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, और जो बी सॉरी सी है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सी इक्वल टू 64। तो मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर आप अंदर वैल्यू रख दो, 4 मल्टीप्लाई 64, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इसके फैक्टर कर लो, सॉरी। तो आप 4 को ऐसे लिखो, और 64 को कैसे लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 फोर जा 16, 16 फोर जा 64। तो इसमें से आप स्क्वायर रूट में से आप बाहर निकालो, तो यहाँ से एक 4 आ जाएगा और यहाँ से एक 4 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास ये। तो 4 फोर जा 16, तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ पर कितना आ गया 16, तो ये हमारा आंसर जो है सेकंड नंबर का हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पर लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो देखो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि टेक्निकल चीज़ों में नहीं ले जाऊँगा, कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एसएससी की तैयारी कर ले तो हमारा हो जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भी आप सोचो कि इतना मुश्किल मैथ हम पढ़ें और तभी हमारा कुछ हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े आसानी के साथ मेरे साथ में अपना जो है अच्छी जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जिनमें आपको एडमिशन चाहिए और जिनमें अपना आपको बनाना है कि भाई मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, आप अच्छे सब्जेक्ट का स्कोर कर सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पर उसने बोला कि दो नंबर है हमारे पास, दो, ये दो नंबर दे रखे हैं 7:10 में, ये तो हम क्या काम करते हैं, पहले नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि जब भी दो नंबर रेशो की फॉर्म में दे रखे हों तो आप पहले नंबर को 7x लगा दो और दूसरे नंबर को आप जो है यहाँ पर 10x लगा दो, ठीक है, x लगा देते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं दोनों का सम, देखो वो कह रहा है कि अगर आप दोनों का सम का मतलब होता है अगर आप 7x और 10x को प्लस कर दो तो ये जो वैल्यू है ये 119 के इक्वल हो जाएगी, दोनों को प्लस कर दो तो 17x इक्वल टू 119। अगर आप 17 से यहाँ इसको कैंसिल करो तो आपको पता लगेगा 17 7 जो होते हैं 119 होते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, तो अब आप क्या काम करोगे, जो x की वैल्यू है, ये जो नंबर लिखा था फर्स्ट नंबर, सॉरी मैं इसको ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, तो 7 8 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा 49। और जो दूसरा नंबर था मेरे पास
यहाँ भी मैं 7 जो x की वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरे पास दूसरा नंबर मिल गया। अब देखो कभी-कभी आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन-सा ग्रेटर नंबर है, कौन-सा जो है कौन-सा इसके अंदर स्मॉलर नंबर है, बताएँ। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के भी। या फिर आपसे ये पूछा गया है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस बताएँ, तो डिफरेंस से सिंपल सी बात है कि आप 17 में से भाई आप 49 प्लस कर दो, तो अगर यहाँ पर 50 होता है तो 20 बच जाता है, एक कम है तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमारे पास 21। तो दिस इज़ द आंसर। तो बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर है। तो आप जो है अपने क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ में, और मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन भी कराता चल रहा हूँ कि जिससे आपको ये पता लगे कि किस डेप्थ तक पढ़ना है। और मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड करे हैं, आप वहाँ जाकर जो है उनको देख सकते हो। तो ये यहाँ पर कुछ थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनके बारे में मैं बताता हूँ। हालाँकि मैं और प्रैक्टिस कराऊँगा इनकी। अगर आप सोच रहे हो कि केवल मैं सीयूटी के पिछले साल के ही क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करा देता हूँ और फिर बात खत्म, मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप तो देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक नंबर है मेरे पास a:b और 2/3, फिर यहाँ पर रेशो। और अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भाई एक फ्रैक्शन ये लिखा हुआ, एक फ्रैक्शन ये, बीच में रेशो का साइन लग गया, तो क्या ये प्रोपोर्शन हो जाएगा? ना, प्रोपोर्शन नहीं होगा। प्रोपोर्शन के लिए दो रेशो के बीच में ये वाला साइन होना चाहिए, ये वाला, समझ गए हो? तभी वो हो सकता है, अदरवाइज वो ये रेशो ही है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम क्या काम करते हैं इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसमें, सॉरी, 4 की ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर, और ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4। ये जो रेशियो है इसको ऐसे ही लगा दो, और ये जो 3 है और ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। नीचे वाले नंबर इस केस में जो है मैंने एक टाइप की क्रॉस मल्टीप्लाई की है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर, अभी मैं और बताऊंगा आपको कि भाई आप किसका क्या मतलब होता है, आप कैसे कर सकते हो, ये क्या चीज़ चल रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो ये जो कितना आ जाएगा, 8 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब मेरे पास a:b का जो रेशियो है वो पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होता, तो वो अब मेरे पास एक सिंपल से नंबर आ गया। अब देखो आप इस बात को जो मैंने यहाँ पर टेढ़ी कर कर ये बात बताई आपको, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे ये इसका क्या मतलब होता है, ये जो रेशियो है, चलो मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ। रेशियो का क्या मतलब, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है? रेशियो का मतलब होता है डिवाइड यहाँ पर। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी ये जो है मैंने कुछ गलत लिख दिया, हाँ ये 3 है नीचे, तो ये 3 है। तो जैसे मैं फिर से सुनो, मैं ये यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया है। तो जैसे मैं यही फ्रैक्शन ले लेता हूँ, ये मान लो कोई मेरे पास समझो ज़रा क्या मतलब होता है। मेरे पास 2:5 ये कोई रेशियो है, तो ये जो बीच में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब तो ये जो बीच में है इसका मतलब तो डिवाइड भी, सॉरी, इसका मतलब तो डिवाइड भी होता है, इसका मतलब तो डिवाइड भी होता है। ऑफ कोर्स ये एक ही बात होती है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन के अपॉन में 1 ना हो तो मैं ये कर सकता हूँ। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये कर सकते हैं, ये जो डिवाइड का साइन लगा हुआ है इसको हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, और इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया, 2/5। और 2/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2:5। तो एक ही बात होगी, आप समझ रहे हो? मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता था, मैं ये बताना चाहता था, ये बात और ये बात और ये जो बात मैंने यहाँ लिखी, ये सब एक ही होती है। बस सोचने का, देखने का ढंग जो है, नज़रिया वो बदल जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई ये फ्रैक्शन को छोड़ दिया है और हमको रेशियो प्रोपोर्शन, एक जैसा रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ाया जा रहा है। तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हालांकि थोड़े से बहुत कम डिफरेंस होते हैं। तो मैं वो क्या होते हैं, क्यों, ये नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये लिखा हुआ है 2/3, ये जो डिवाइड का साइन लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ और इस फ्रैक्शन को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 4 को ऊपर ले जाता हूँ, 1 को नीचे ले आता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर ऊपर वालों की, नीचे नीचे वालों की, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 4 जा 8, और नीचे कितना आ गया, 3। तो मैं इसको, इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ गए आप? तो ये जो मैंने यहाँ पर ये वाली बात लिखी है, वो एक्चुअली आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है? आप चाहे कैसे भी कर सकते हो, आपके लिए सिंपल है। तो मेरे पास अब v इज टू सी का जो मेरे पास फ्रैक्शन लिखा है 3/4, और आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 जा 15 हो गया, रेशो का साइन लगाऊंगा, और 4 4 जा 16 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ आपको ये स्टेप। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था 3/4, और रेशो का साइन है यहाँ पर 4/5, 4/5, हाँ ठीक है। तो मैं इसको पहले वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, और ये ऊपर चला जाएगा,
5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। अब उसने कहा है कि भाई आप जो है ए, बी और सी का ये जो 3 नंबर है इनका रेशियो बताओ कि इनका रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो मेरे पास बी सी का रेशियो आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उनको आपको समझनी चाहिए। देखो ये जो पहला वाला रेशियो लिखा था A:B, बी पर ये खत्म हो रहा है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। अभी हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है। हालांकि बी की वैल्यू 3 नहीं है, 3 का कोई मल्टीपल है, लेकिन हम ये मान के चलें बी की वैल्यू 3 है। दूसरा जो मेरे पास रेशियो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 15। तो अब मुझको करना क्या है, मुझको ये वाला 15 और ऊपर जो 3 लिखा हुआ ये बी की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं इस वाला ये जो मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 8:2, मैं फिर से लिख देता हूँ 8:2, सॉरी, ये जो नंबर मेरे लिखा हुआ है A:B = 8:3, तो मुझे इसकी जगह 15 बनाना। तो 15 बनाने का तरीका देखिए क्या होता है, अभी मैं बता देता हूँ। अब मेरे साथ आप देखते चलाना, इस सिंपल सा स्टेप है ये। तो आप क्या काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो सॉरी, तो आप इसको 5 से किसी भी मतलब मैंने ऊपर नीचे 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी फ्रैक्शन में आप सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 8 × 40 और 5 3 × 15। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 40:15। तो ये जो नंबर लिखा था इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देता हूँ, देखो इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 40:15। तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो अब मैं लिख सकता हूँ मेरा जो आंसर आएगा, ए की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा जो ए की वैल्यू वो कितनी होगी, 40। समझ गए, रेशियो का साइन। बी की वैल्यू कितनी होगी, 15, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 16। तो ये हमारे पास आंसर है। और आप देख सकते हो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर का आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीयूटी के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर। और आप इनकी तैयारी करके जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी जो है एक सीट रिजर्व कर सकते हो। मैं जल्द ही 2-3 दिन के अंदर का 5-6 लेक्चर जो है वो रीजनिंग के अपलोड करूँगा, और 3-4 लेक्चर करंट अफेयर के होंगे। करंट अफेयर के जो लेक्चर होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि मैं वो 10-10 मिनट वाला नहीं बनाने वाला हूँ। मैं 1 घंटे की करंट अफेयर कवर कराऊंगा आपको। तो और उसमें कुछ MCQ होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं वो यूट्यूब के लिए 10 मिनट वाली लेक्चर बनाऊं कि बस वो मेरे वो कुछ हो जाए। तो वो नहीं है, ये कोई ब्लॉगिंग नहीं है कि मैं 10-10 मिनट की यहाँ पर बनाऊँ। ये लेक्चर बड़े हो सकते हैं, ये पढ़ाई का वो है, प्लेटफॉर्म है। तो हम अपना लेक्चर आज का यहीं समाप्त करते हैं और अपने नए लेक्चर में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।